पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया था, है ना? हाँ, जी कांस्टेंट वो वाला भी कर लिया, जी कांस्टेंट जो नहीं है वो भी कर लिया ना। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम। फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा, ये तो कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर लिया, है ना? ये निकाल लिया था यहां तक। ओके, कितना आया था ये? एक बार लिखते हैं सिंपली, बताओ। माइनस जी एम, हाँ स्मॉल एम भी तो है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल, 1/R1 माइनस R2। ठीक है, ये हो जाएगा। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टू मासेस आर नियर बाय ईच अदर। ठीक है, और जब ये लोकेशंस रहेगा कहीं पर भी, आपका जो ऑरिजिन है ये इसका R1 है और इसका क्या है, R2 है। ओके, इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहां से कहां लेके जा रहे हैं, यहां तक लेके जा रहे हैं, तो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा आएगा। ओके, अब देखो, अगर ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यहां से लेकर के यहां तक दो मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, चलो हम वो बाद में देखते हैं। पोटेंशियल निकाल लेते हैं पहले। ये तो पोटेंशियल एनर्जी था हमारा, वर्क डन था, ये तो कर लिया था। ये वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, जिसके वजह से ये पोटेंशियल बन रहा है। ठीक है, तो अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर m है, इसको यहां से लेके जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे a से लेके जा रहे हैं, कहां पे, b पे। अब ये R1 पे है, वो R2 पे है, बहुत सारे कंडीशंस हैं। हम लोग अगर ये सेंटर से माना तो ये R1 पे है और ये कहाँ, यहाँ से यहाँ तक R2 पे है। ऐसे डायग्राम, चलो एक बेटर डायग्राम जो उसका बनाते हैं अच्छे से, ऐसे बनाते हैं। अर्थ लिया, ये सेंटर है, अभी ये R1 पे है ऑब्जेक्ट, m यहाँ पर a पर, फिर इसको कहाँ लेके गए, b पे लेके गए, और अभी जो है इसका रेडियल डिस्टेंस कितना है, R2 है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमने ऑलरेडी करा, माइनस जी, ये मास ऑफ द अर्थ है, m बाई 1/R1 माइनस 1/R2। R1 is the total distance of this mass from the center and R2 is total distance from the center to that mass. Okay? अच्छा, ये डिस्टेंस इतना बड़ा है कि g का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज g आर नॉट कांस्टेंट। तो बहुत ज्यादा हाइट होगा तभी होगा। g कब तक कांस्टेंट रहता है? तो 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर तक g ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वो वाला यूज करना है उसमें फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? mgh वाला। ठीक है, mgh वाला यूज करना है उसमें, कि कितना चेंजेस हो रहे हैं। जब रेडियस बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं तो ऐसा होता है। अब ये था पोटेंशियल एनर्जी, क्या था ये था पोटेंशियल एनर्जी। अगला एक टर्म आता है, ये पोटेंशियल होता है। सेम जो चीज अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, 12th में स्टार्ट होते ही इसी से मुलाकात होगी वहां पर। और यहाँ तो मास के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। दो चार्ज है, तो दो चार्ज के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, मूव कराएंगे कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, वहां पर भी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल। जैसे भी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है किसी की एबिलिटी। ऐसे ही बोलते हैं हमारे अंदर है ये पोटेंशियल करने की, तो पोटेंशियल होता है किसी की एबिलिटी। तो उसमें क्या निकालते हैं, जिस मास के लिए निकालते हैं बेसिकली, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो पोटेंशियल जो यहाँ पे होगा, अगर इसको अभी हमने क्या चीज से डिनोट किया है यहाँ पर, आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी को हर जगह V से डिनोट करा है आपके ही बुक में, लेकिन अगला कहीं पर भी करोगे तो जनरली ये U से डिनोट करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं पोटेंशियल। तो ये होता है, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। जिस मास को आप मूव कराते हो ना, उससे क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, हमने यू से करा ना, लेकिन बुक में हो सकता है कि वी भी होगा। कोई सारे बुक वी भी यूज करता है और यू भी यूज करता है। तो इस लेवल में, क्योंकि पोटेंशियल एक्चुअल में अभी सिलेबस से जनरली हट गया है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ते हैं।
ओके। लेकिन अगर कोई और बुक जब जाके के पढ़ोगे या फिर हायर स्टडी में जाओगे, जैसे 12th में जाते ही पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों पढ़ोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी को वहां पे यू से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं। लेकिन अभी 11th में कोई बुक यू से कर रहा है, कोई बुक वी से कर रहा है, दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी को कर रहा है। और पूरा सिलेबस जो थ्रस्ट देता है वो पोटेंशियल एनर्जी पे देता है, पोटेंशियल के बारे में उतना नहीं है। एनसीईआरटी में भी देखना, आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं पर सिर्फ एक लाइन लिख दिया होगा बीच में ही, जब आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे होगे ना, बीच में कहीं पे एक लाइन कहीं पे लिख दिया है कि पोटेंशियल इज दिस। तो पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, सिलेबस से हट गया वो सारा चीज। तो पोटेंशियल सिंपली क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो क्या हो जाएगा, ये मास खत्म हो जाएगा ना, तो सिंपली क्या बचेगा, जी एम बाय कितना, 1/r1 माइनस 1/r2। सिर्फ मास डिवाइड हो जाएगा, मास खत्म हो जाएगा इसमें जब डिवाइड करेंगे उससे। तो ये हो जाएगा कि आपका पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल कहिए। और सिंपल, ये तो चेंज इन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग, और सिंपली पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस GM/r। चेंज क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। पहले वाले के लिए R1, फिर माइनस करके R2, उसमें से उसको माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल, ये हो गया सिर्फ पोटेंशियल। चलिए नोट कर लो, ये डेफिनेशन भी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, मतलब पर यूनिट मास हो गया ना, दैट पॉइंट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। एक क्वेश्चन करते हैं अभी, उससे और क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी अलग है और पोटेंशियल अलग है। चेंज को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो या तो पूरा आप चेंज लिखा करो, ये डेल्टा को भी चेंज लिखते हैं। जनरली नाम के साथ तो नहीं लिखते, जब शॉर्ट में रहता है तो लिखते हैं, बट ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पोटेंशियल उस पर्टिकुलर आर के लिए होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, या पोटेंशियल चेंज दो आर के बीच का होगा। चलिए क्वेश्चन लिखें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 500 kg, an object of 500 kg moved from height of RE, ऐसे लिखना, कैपिटल RE, ब्रैकेट में लिख देना रेडियस ऑफ द अर्थ, from a height of RE to a height of
twice of Re, twice of Re. Find the change in potential energy. Change in potential energy. Full stop. Also find potential at second point. दूसरा वाला जो है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास पहला वाला आर, है ना। तो सबसे पहले मास दिया हुआ है स्मॉल एम, कितना केजी है? 500 केजी है, ठीक है। और पहला R1 जो है, पहला R1 कितना है बताना? RE कहां से? सेंटर से नहीं है। क्या लिखाया है क्वेश्चन में? पढ़िए, हाइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट्स नॉट रिटन के रेडियल डिस्टेंस, हाइट। तो जनरली हाइट ये सोच करके चलिएगा, सरफेस ऑफ द अर्थ से नापते हैं। कहां से नापते हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ से। हाइट का टर्म आएगा तो जनरली आप यही सोच के चलिएगा कि कहां से नाप रहे हैं हम लोग? सरफेस ऑफ द अर्थ से, अंटिल एंड अनलेस ये ना बोले कि सेंटर से है ये। तो कहां से लेंगे? इतना। तो बताइए R1 कितना हो जाएगा? RE इतना सरफेस तक हो गया, और उसके ऊपर हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ RE। कोई दिक्कत? हमने ये अर्थ लिया और यहां से कितने दूरी पे है ये? RE दूरी पे। तो सेंटर से कितना दूरी हो जाएगा? ये ऑलरेडी RE है यहां से यहां तक। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? RE प्लस RE हो जाएगा। तो स्मॉल R1 ये हो गया, और स्मॉल R2 अब बताओ कितना हो जाएगा? कितना तक उसको लेके गए हैं? ट्वाइस तक लेके गए हैं, ट्वाइस ऑफ RE तक लेके चले गए ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 RE हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है -GM 1/R1 माइनस 1 ये है R1 से R2 लेके जाने के लिए है ये, है ना। R1 से जब R2 लेकर के जाते हैं तो यही होता है 1/R1 माइनस 1/R2। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, -GM1/R1 कितना है? 1/R1 है ट्वाइस ऑफ RE, माइनस वो कितना है? 3 RE। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? RE कॉमन आ जाएगा, माइनस GM/RE आपका निकल गया, ठीक है। क्या बचेगा अंदर? 1/2 माइनस 1/3। ओके। लेकिन अब आप कहिएगा कि सर कुछ कैलकुलेशंस तो हमें पता ही नहीं है, मास ऑफ द अर्थ नहीं पता, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं पता। तो उसमें क्या होगा, जब एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो इनकी चीजें ना याद आने लगेंगी। ओके। अब कुछ क्वेश्चंस में गिवन रहता है मास ऑफ द अर्थ, जनरली गिवन रहता है मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ जनरली गिवन रहता है। अदरवाइज ये एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, ये 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। अदरवाइज आपके बुक में भी गिवन रहता है, जब क्वेश्चंस रहेगा तो गिवन रहेगा। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं दिया कि याद है, जनरली यूज हो जाता है। लेकिन इतना कैलकुलेशन करना भी काफी टफ है ना। इतना कैलकुलेशन काफी करना टफ है, बट थोड़ा सा इसमें कुछ आइडिया लगा देंगे हम, आइडिया कुछ यूज करेंगे। क्या आ गया हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? -GMM, इसको RE ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा RE का स्क्वायर, उधर क्या हो जाएगा? RE, और इधर कितना आ गया था? 3 - 2 / 6। डायरेक्ट कर दें? चलो नहीं कर देते, तुम लोग कहोगे कि सर धोखा हो गया। इतना GMM/RE का स्क्वायर इंटू RE इंटू 1/6। GMM/RE का स्क्वायर क्या होता है? स्मॉल g होता है। डायरेक्ट पुट कर लेंगे हम लोग,
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है, जीएम बाई आर ई का स्क्वायर। अब क्या बचा, एम रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय 1/6। अब वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे कितना कितना होता है। स्पेस 9.8, 10 ले ले, चलो ले लेते हैं 10। मास कितना है 500 केजी और आर का वैल्यू कितना है 6400 किलोमीटर है। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय क्या है 6। कोई दिक्कत, तो कोई 3 से तो कटने वाला है नहीं, एनीवे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, उसके बाद फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 64, 5 और 9, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले 5 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 के 0, 2 5 छक के 30, 2 32, 5 64 हो गया। फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 दूना 18 के 8, 1 9 3 27, 1 28। मैं देसी वाला हिसाब करता हूँ, है ना। चलो कितना आ जाएगा भाई, तो ऊपर ऊपर जब करेंगे 9 5 और 64 को किया तो हो गया 2880। जीरो कहां कहां बचा, 1 2 1 3 2 5 3 8 0, 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6। ये 6 से कटेगा, चांसेस तो है कट जाएगा आराम से। अरे ये मैंने 9 10 है यार, वो मैं 90 लेकर के कैलकुलेशन कर रहा हूं, वो मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से। ये तो बहुत आसान था, बस इतना ही हो जाता, 9 क्यों लिया मैंने। ये 10 है ना, तो 64 गुना 5 कितना हो जाएगा 320। अब कितने कितने जीरो हो गए, 1 0 इधर, 2 1 3 0 इधर, 3 2 5 3 8, तो हो जाएंगे 3.20। इसको साइंटिफिक में करना पड़ेगा, 2 इधर जाएगा, 10 टू द पावर 10, इतना हो गया जूल। थ्री 3.20 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल। चलो दूसरा वाला निकालो फटाफट, देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। GMM बाय आर स्क्वायर होता है, GM बाय आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, आंसर समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अब पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए निकालना है ना हमें। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है माइनस GM बाई आर, ठीक है। तो अभी हमारा जो आर है वो कितना है, पहले ये तो देखें। दूसरे वाले पॉइंट के लिए ना, दूसरे वाले पॉइंट के लिए आर कितना है, बेसिकली R2 होगा, और R2 कितना है 3RE। कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, लिखा है देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है मैंने। दूसरे वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना है तो वहां का फॉर्मूला क्या होता है GM बाई आर, और वहां का जो आर है R2 कितना हो जाएगा, लिख लो R2 ही, GM बाई R2, तो वो कितना हो जाएगा 3RE के बराबर। अब क्या करेंगे हम, इसको RE से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस GM बाई RE का स्क्वायर, और ऊपर से RE बाई 3, RE बाई 3। तो इसको हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे 9.8 या 10 ले लेते हैं, और RE का वैल्यू कितना 6400 किलोमीटर, डिवाइड बाई कितना
3। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेट कर लो, फाइनल बना लो। कर दिया मैंने 6400 किलोमीटर, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। निकल गया, उतना नहीं छोड़ना है ना, 2.13 करना है। हमेशा उसको ना साइंटिफिक में कन्वर्ट किया करो। साइंटिफिक में क्या होता है, पहला वाला वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। 10 से छोटा, 1 से बड़ा। आया यार? कभी कभी कुछ चीजें कर करके सीखी जाती हैं, उससे आ जाता है। करो, हो गया, निकाल लिया। अच्छा ठीक है, हाँ अब इसको उसमें कन्वर्ट करो 2.13 में, 10 उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 2.13 इंटू 10⁻7। इसका ये क्या हो जाएगा, जूल पर यूनिट मास, है ना। बेसिकली इसको, इसके लिए अलग यूनिट रहता है। अब बहुत कम चांसेस है पोटेंशियल का क्वेश्चन आने का, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े हम, चलिए। आपने कुछ देखा इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जनरली आपका जो अर्थ का होता है वो नेगेटिव रहता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टिकल की बात कर रहा हूं। जब आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो किसी भी आर के लिए, ठीक है, तो वो कितना होता है, माइनस में रहता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हाँ क्या इंपॉर्टेंस है, वाई दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग नेगेटिव। माइनस आता है ना, -GMM/r, ये होता है ना, प्लस एक कांस्टेंट डाल देते हैं किसी एक आर के लिए जब निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी आप निकालोगे, अर्थ के चारों तरफ की बात करें, ये अर्थ है, किसी भी चीज की बात करें यहाँ पर, या फिर सैटेलाइट की बात करें, चलो सैटेलाइट ले लेते हैं जो कि इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी जब निकालोगे तो क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। सेम कंडीशन जब सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा होता है, तो जब अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी सन के कंडीशन में निकालेंगे, सन को सेंटर में मान करके, तो भी पोटेंशियल एनर्जी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, GMM/r, सिर्फ मास वाला हो जाएगा, कैपिटल मास, मास ऑफ द सन हो जाएगा, स्मॉल मास क्या हो जाएगा, आपका अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल M क्या होता था, मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये सीनियर है, यहाँ पे मेन है, इसके अबाउट दूसरा रोटेट कर रहा है, तो सैटेलाइट स्मॉल m हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा -G∠M/m। अब सन के केस में अर्थ जो है वो सैटेलाइट हो गया, है ना, प्लेनेट जो एक तरह से सैटेलाइट की तरह काम कर रहे हैं और सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल M किसका हो जाएगा, मास ऑफ द सन का, और स्मॉल m किसका हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ का। तो ये जितने भी फिनोमेनन होते हैं ना, जहां पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो, ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब यही है कि ये जो चीज है ना, दिस इज बाउंडेड टू दिस सेंटर वन, बाउंड किया हुआ, उसको छोड़ के कभी ये भाग नहीं सकता। ठीक है, ये जो है, अगर इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं कि ये -x है, इसका मतलब ये कभी भी अर्थ को छोड़ के नहीं भागेगा, इसके चारों तरफ ये रोटेट करता रहेगा। इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होता है, आगे चलकर और पढ़ेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी, ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी भी होता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से भी छोटा होता है, और जब टोटल जोड़ते हैं तो टोटल एनर्जी भी क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव होता है। बिकॉज हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो दो पार्ट में होगा ना, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ये तो घूमता भी है ना, घूमता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वेलोसिटी होगा, घूमने का मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। जब आप मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करने जाओगे, याद होगा क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी नेगेटिव हो रहा है, लेकिन अगर डिजिट में देखें तो वो काइनेटिक एनर्जी से भी ज्यादा होता है। कितना होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जब दोनों को ऐड करोगे तो नेट एनर्जी जो होगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव होगा। और नेट एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज बाउंडेड टू दिस सेंटर वन, और जितना पोटेंशियल जितना भी इसका एनर्जी नेगेटिव आया, मान लीजिए कि -x के आसपास इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, अगर आपने इसको +x उतना दे दिया और टोटल एनर्जी 0 हो गई तो इसका मतलब ये अर्थ को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। अर्थ को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, वो स्पेस में चला जाएगा। हो सकता है कि फिर अगेन दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, वो किसी को कांटेक्ट में आ जाए या फिर अपना घूमता रहे। तो सोच लो कि अगर किसी चीज को, कुछ ऐसा चीज है जो अर्थ से हम स्पेस में भेजना चाहते हैं और अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से, ग्रेविटेशनल रीजन से बाहर भेजना चाहते हैं, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको? इतनी एनर्जी दे दें कि उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम 0 हो जाएगा सिंपली निकलने के लिए। और हाई स्पीड के साथ भागना है, एक्स्ट्रा एनर्जी दीजिएगा तो और ज्यादा भाग जाएगा। ठीक है, इसीलिए टोटल एनर्जी हमेशा क्या आता है, इसका नेगेटिव आता है। सैटेलाइट जो घूमता है उसकी भी एनर्जी टोटल क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि सैटेलाइट भी क्या है, अर्थ के ही ग्रेविटेशनल स्पेस में रहता है वो, बिकॉज वो चक्कर लगा रहा होता है ऐसे करके। अभी आगे चल करके जब उसके बारे में ही पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंस है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L, also obtain the potential at the center of the square। पहले चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट करो। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक का है। तो अभी ये अमोंग द पार्टिकल्स के बीच में निकाल रहे हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका, कैसे है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड। अब ये अर्थ के, इसके लिए नहीं निकालने के लिए कह रहा है, ये आपस में कहां कहां रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/m/r। ठीक है, r इज इट्स डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, नेगेटिव तो टोटल का हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। Gm/m क्या होता है, r होता है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमारा, अगर हम अर्थ और किसी मास के बीच में ले देते तो अर्थ का मास ले लेते थे, पार्टिकल का मास लेते थे, डिवाइड बाय क्या होता था, उनका डिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है, तो अब हमारे पास ये मास ऑफ द अर्थ नहीं है, एक दो मास के बीच में, फिर दो मास के बीच में, दो मास के बीच में। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली पेयर ऑफ मासेस के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है, पेयर ऑफ मासेस के बीच में लगता है। तो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, नाम दे दें कुछ। एक काम करते हैं, M1 M2 दे देते हैं, M1 M2 M3 और क्या है M4, और सबकी लेंथ क्या है साइड की, L है। ओके, तो कितने पेयर बन गए। पहले हम पेयर बनाते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स बनाते हैं, इसमें इसकी जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ पेयर्स, M1 का स्टार्ट करते हैं, M2 के साथ बनेगा, फिर M1 का किसके साथ बनेगा, M13 के साथ बनेगा, फिर M1 का किसके साथ बनेगा, M4 के साथ बनेगा, कॉमा लगाना है। अब हो गया खत्म। अब M2 का स्टार्ट करते हैं, M2 का M1 के साथ तो ऑलरेडी बन चुका है, M2 का किसके साथ बनेगा, M3 के साथ बनेगा, फिर M2 का किसके साथ बनेगा,
M4 के साथ बनेगा। ये मैथ में जब आगे चल करके आप जाओगे तो आप वहां पर कॉम्बिनेशन एंड प्रमोटेशन पढ़ोगे, या पढ़ लिया अभी है, तो वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो उससे फॉर्मूला से खाली नंबर निकलेगा कि कितना है, कितने हैं, 4 है, 6 है, 8 है। लेकिन जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने आओगे तो ये पेयर एक एक करके चाहिए, तो बेटर है आप एक एक करके पेयर बना दो एंड देन फिर निकाल लो। M1 के इतने बन गए, M2 M3, M2 का M4 के साथ, फिर स्टार्ट करेंगे किसका, M3 का। M3 का M1 के साथ ऑलरेडी हो चुका है, M2 के साथ ऑलरेडी हो चुका है, खुद के साथ तो बनाएगा नहीं, M4 के साथ होगा। कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 पेयर बन गए। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बोलो बोलो, कुछ नहीं आ रहा समझ में, बताओ, हाँ बोलो, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, तो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ऑफ दिस सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम सबका GMM बाई R। तो हम सबसे पहले इसकी स्टार्ट करते हैं, G M1 और M2 बाई R12 लेंगे। यहाँ पर 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस होती है, ओके। तो 1 जैसे हम लोग क्या लेते थे, अभी अर्थ लेते थे, स्मॉल m लेते थे, तो इनके बीच की डिस्टेंस हुआ करती थी। तो अब हमारा दोनों छोटा छोटा, तो उनके बीच का डिस्टेंस लेंगे यहां से यहां तक, बाद में उसको हम लोग पुट करेंगे, एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव में कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जो मैग्नीट्यूड है। फिर वो क्या हो जाएगा, M1 M3 है तो G M1 M3 बाई क्या, R13। फिर M1 का किसके साथ, M4 के साथ क्या लेंगे, R14 लेंगे। फिर M1 का किसके साथ, अच्छा M1 का तो हो गया, M2 का M3 के साथ कितना हो जाएगा, R23 प्लस G M2 M4 बाई कितना, R24। फिर कितना बचेगा, G M3 M4 बाई R34, ठीक है, ओके। ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे, G नहीं, सिर्फ कैपिटल G का कॉमन आएगा, R सेम नहीं है, R12 L के बराबर है, R13 ये वाला लेंथ हो जाएगा, ठीक है। M1 M4 L के बराबर है, फिर 23 L के बराबर है, 24 2 और 4 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये कितना होएगा, ये वाला अगर निकालें तो ये L है, ये L है, तो कितना हो जाएगा, L B स्क्वायर P स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L√2 हो जाएगा। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, L√2 हो जाएगा। चलो कैलकुलेट करो, जहां पे दिक्कत होगा बताना। ये चला गया दीदी, अभी हम लोग सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। अच्छा, अभी क्या M1 M2 M3 M4 सब सेम है, तो सब पुट कर दो, M स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन में गिवन है। बाद में एनर्जी फॉर पार्टिकल प्लेस, ठीक है, तो सेम तरह के पार्टिकल, ठीक है, सब M हो जाएगा, तो M स्क्वायर हो जाएगा सारा, ठीक है। ले लेना M1 इक्वल टू M2 M2 इक्वल टू M3 M3 इक्वल टू M4, M स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कैपिटल G भी कॉमन आ जाएगा, हाँ।
बेटा कॉमन नहीं, कॉमन लेना ना, काटे क्यों? अच्छा काटे हो, ओके, मुझे लगा कि ऊपर नीचे तो नहीं काट दिया। M1 M2 M3 M4 सबके सब क्या है, सेम है। गिवन क्या है इसमें, और M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू M4, उसको हम लोग M ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई R12 कितना है, L के बराबर, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, G इंटू क्या हो जाएगा, M स्क्वायर R13 कितना हो जाएगा, L√2 प्लस फिर क्या है, GM1 M4 GM स्क्वायर M14, ये 4 है ना यहाँ पर, ये हो जाएगा L के बराबर। चौथा कितना है, GM स्क्वायर बाई 2 3 कहाँ है, 2 3 L है, प्लस G इंटू M स्क्वायर बाई 2 and 4 L√2 है, फिर GM3 M4 GM स्क्वायर 3 4 L है। तो सब में क्या हो जाएगा, GM स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाई L कॉमन ले लेंगे, है ना। GM स्क्वायर यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/√2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू GM स्क्वायर बाई L 1 2 3 4 4 प्लस 1/√2, so this will be GM square by L for √2 plus 1/√2 आंसर। क्या रेशनलाइज कर दिया, मेरा आ रहा है GM स्क्वायर L कहाँ गया नीचे फाइनल में, प्लस 2L काट पीट करके GM L ऊपर कैसे पहुंच गया तुम्हारा, ये तो पहले बता दो मुझे। एलसीएम लेने के बाद हाँ पहुंचेगा क्यों, मैंने L कॉमन नहीं लिया था, फिर भी ऊपर पहुंचेगा ही नहीं वो, चेक करो एक बार, सब में L नीचे ना, यहाँ L तुमने डाल दिया, ये L कैसे हो जाएगा, L√2 है बेटा, तो नीचे आ जाएगा ना L√2, यहाँ मिस्टेक कर दिया तुमने, जो लेंथ है R जो है यहाँ पर L√2 है, L नीचे आ जाएगा, इसलिए तुम्हारा मिस्टेक हो। ठीक है तुम्हारा, हाँ ये भी देखो गड़बड़ करी, कुछ तो गड़बड़ है, खाली कॉमन नहीं लिया कि और भी कुछ, ऊपर कैसे L गया है लेकिन तुम्हारा 2L लास्ट में क्या 2L है ना वो, हाँ तो एलसीएम में फिर भी L ऊपर नहीं जाएगा, एलसीएम लोगे तो तुम L√2 आएगा ना, तो L हो जाएगा पहला 4√2 बनेगा, दूसरा में L√2 कॉमन हो जाएगा 4√2 प्लस 2 ही बनेगा, चेक करो उसको कैलकुलेशन, आ गया तुम्हारा ध्यान, ठीक है। चलिए अब अगला पार्ट है, ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। हाँ इसमें जैसे भी हमने तो ये निकाल लिया, पॉजिटिव में निकाल लिया, अगर हम सिर्फ पोटेंशियल का साइन के साथ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा वो, है ना, सारे माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा आंसर। अब पोटेंशियल की बात करें हम, चलो तुम लोग ट्राई करो पहले, पोटेंशियल कहां पे निकालना है पोटेंशियल, ये M है M है M है L है, ये L है L है, ये L है, कहां पे निकालना है, सेंटर पे। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल का होता है GM/R, तो यहां पे पोटेंशियल निकालना तो इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा, ठीक है। जैसे इसकी वजह से निकालेंगे यहां पर पोटेंशियल, तो डिस्टेंस R कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कितना था, L√2 था, तो ये क्या हो जाएगा L√2 का आधा, है ना, यही हो जाएगा पूरा, टोटल L√2 आया था तो उसका आधा होगा ये L√2/2, बेसिकली इसको लिख सकते हैं L/√2, √2 से 2 जब कटेगा तो √2 बनेगा। हाँ कर दीजिए ना, ये ले लीजिए चाबी आप, हाँ मैं खोल देता हूँ आपको,
यहीं पे चाबी रख देता हूँ, ठीक है, लॉक करके मुझे दे दीजिए। तो एक बात तो पहले ये बताओ, क्या चारों का सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? हाँ, सबका सेम आएगा, सबका आर अलग सेम ही है ना, यहां से यहां तक इसका, यहां से यहां तक इसका, यहां से यहां तक इसका, यहां से यहां तक। सो बेसिकली टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? टोटल एट सेंटर 4 टाइम्स ऑफ माइनस जी एम बाई आर। आर कितना? एल बाई रूट टू हो गया, माइनस 4 जी एम, रूट टू ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 रूट टू डिवाइड बाई कितना? एल। हो गया आंसर। ये तो बहुत आसानी से हो गया। कोई शक? क्या करना सिंप्लीफाई बताओ? हाँ, ये लिख सकते हो, पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला सेम लिख लिख करके 4 टाइम्स कर दो। बेटा यहाँ रेडियस ऑफ द अर्थ है कि हम स्मॉल जी लाएंगे? एल है ना, वहां जब रेडियस ऑफ द अर्थ रहेगा तभी आएगा। कौन सा वाला? जी एम बाई आर तो सबके लिए। आर इज द डिस्टेंस, देखो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट? देखो अभी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल यहाँ, यहाँ पार्टिकल है, आर की जगह पर एल आ गया। लेकिन वहां पे क्या हुआ था? वहां पे एक पार्टिकल हमारा क्या था? मास ऑफ द अर्थ था, दूसरा पार्टिकल क्या था? ये था। वो आर क्या होता है? इनके बीच का डिस्टेंस। तो इनका जो डिस्टेंस होता है, इनका जो पोजीशन होता है उसके सेंटर पे लेते हैं हम, और इसका खुद का सेंटर। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना हो गया? ये रेडियस ऑफ द अर्थ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हाइट। सो बेसिकली टोटल आर कितना हो गया? आर ई प्लस एच के टर्म में हो गया। और वो हमारा जब इसको कैलकुलेट किया था तो आर ई के टर्म में आ गया था। और स्मॉल जी इज फिक्स्ड, वो कितना होता है? जी एम बाई क्या होता है? आर स्क्वायर। हमने निकाला नहीं ऑलरेडी, तो रेडियस ऑफ द अर्थ वाला होता है ये हमेशा। ओके, तो जहां रेडियस ऑफ द अर्थ आएगा तभी हम इसको कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? पोटेंशियल भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत? स्नेहा क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अरे ये तो, चलो एक क्वेश्चन और बनाना है, मैंने डाल रखा था, चलो लिखो जरा सा। There are three masses. There are three masses. M, 2m, and 3m. And 3m are kept on on an equilateral triangle. On equilateral triangle of side L, of side L, full stop. Find the potential energy of the system. Find the potential energy of the system, and also find potential at its सेंटर, या सेंट्रॉइड बोलते हैं बेसिकली उसको, सेंट्रॉइड। ठीक है, ये होमवर्क है इसका। ओके, अभी और भी होमवर्क दूंगा। ये सेम उसी तरह से रह गया जैसे अभी हमने डिस्कस करा था। वहां पे क्या था आपका? स्क्वायर था, अब हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल के इसमें अलग अलग रख दिया, लेकिन फर्क क्या है? मासेस अलग अलग हो गए, पोटेंशियल एनर्जीज अलग अलग हो जाएंगे, इवन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और नेट पोटेंशियल आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। हेडिंग डालिए स्केप स्पीड। स्केप स्पीड, ये मेरे को और बनाना था, मैं काम कर ही रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, बट ठीक है, कल करा देते हैं। स्केप स्पीड, सबसे पहले समझते हैं स्केप स्पीड क्या होता है। नाम सुना? स्केप का मतलब क्या होता है? भाग जाना। ठीक है, तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। क्या डिस्कस करी थी? कि कोई भी चीज अर्थ के ग्रेविटेशनल स्पेस को कब छोड़ के भागेगा? जब उसकी टोटल एनर्जी उसके नेगेटिव एनर्जी के क्या कर देंगे हम?
बराबर कर देंगे, नेगेटिव एनर्जी के बराबर कर देंगे तो वो भाग जाएगा, और एस्केप स्पीड भी वही है, बट इसमें थोड़ा सा ये है कि अर्थ से कितना ज्यादा हम उसको स्पीड दे देंगे, मतलब इतनी ज्यादा स्पीड दे देंगे, इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं ना, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे देंगे कि वो उसके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़ के वो बाहर निकल जाए। ठीक है, क्या हो जाए, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल स्पेस को छोड़ करके बाहर निकल जाए। उसके लिए अर्थ के सरफेस पे, नॉट सेंटर पे, अर्थ के सरफेस पे, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू कितना, आर ई के बराबर। बात आ रही समझ में, सरफेस पे कितना होता है, आर ई के बराबर हो जाता है, क्योंकि सारा डिस्टेंस हम लोग कहां से कैलकुलेट करते हैं, अर्थ के सेंटर से। तो अर्थ के सरफेस से कितना स्पीड हम दे दें किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल स्पेस को छोड़ करके बाहर निकल जाए, उसी को कहते हैं एस्केप स्पीड। राइट डाउन। This is the speed. This is the speed given to an object. This is the speed given to an object on the surface of the earth. On the surface of the earth. जनरली ये ऑब्जेक्ट हमारा सैटेलाइट होता है, अभी हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया है वेरिएशन के लिए। Given to an object, उसके बाद क्या लिखा है, on the surface of the earth, in so that this object will come out from the gravitational space of the earth. ग्रेविटेशनल स्पेस ऑफ द अर्थ, आप अच्छे से समझते होगे ग्रेविटेशनल स्पेस क्या होता है, जहां तक अर्थ के ग्रेविटेशन को फील किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल स्पेस। उसके बाहर निकल गया तो इसका मतलब अर्थ के इफेक्ट से वो बाहर निकल गया, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया। तो ग्रेविटेशनल स्पेस को ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं। जहां तक फील्ड है, ग्रेविटेशन को फील किया जा सकता है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, और ग्रेविटेशनल स्पेस भी कहा जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो व्हाटएवर इस मोशन में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से फेंक करके बाहर निकाल रहे हैं, एक बार आपने उसको एनर्जी दे दिया तो क्या कोई और सोर्स आएगा बीच में कोई एनर्जी देने के लिए, नहीं। तो एनर्जी क्या होगा, यहां से वहां तक कंजर्व रहेगा। एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आफ्टर गिविंग द काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ की एनर्जी और वहां की एनर्जी दोनों यहां से वहां तक क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमें बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल का अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो नीचे लिखिए, अब स्टार्ट कीजिए, इसका थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, वहीं से निकालेंगे हम लोग। टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल स्पेस will be constant, will be constant। ठीक है, ओके। अब उसके नीचे लिखिए टोटल एनर्जी कितना के बराबर होता है। टोटल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, टोटल एनर्जी जो होगा यहां पर किसके बराबर होगा, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मैकेनिकल एनर्जी, पढ़ा है, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। और ये मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी किसके किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, और इसी टोटल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में सिर्फ यही एनर्जी होता है, इसके अलावा क्या क्या एनर्जी होगा, साउंड एनर्जी होगा। ठीक है, यहां पे इसके अगर बात करते हैं तो जब ये मूव कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ आवाज निकल रहा होगा, तो आवाज निकल रहा होगा तो उसमें भी जाएगा, साउंड एनर्जी जाएगा। ठीक है, हवा के अगेंस्ट काम कर रहा है, फ्रिक्शन वाला होएगा। तो बहुत तरह के अलग भी होंगे, लेकिन हमने सबको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। हम सिर्फ दो ही एनर्जी को यहां पर ले रहे हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, दूसरा है पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ इसी को ले रहे हैं। तो हमने दो पॉइंट लेना है, एक पॉइंट लेना है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक पॉइंट लेना है कहां पर, इन्फिनिटी, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है। इन दोनों का टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चलिए नीचे कैलकुलेट करते हैं। टोटल एनर्जी
ऑन द सरफेस, टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस, टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस, टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस। तो टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस जो होगा, टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस, सरफेस को एक नंबर ले लेते हैं, ओके। तो यहां की काइनेटिक एनर्जी प्लस यहां की पोटेंशियल एनर्जी, आप वेलोसिटी दे रहे हो ना यहां पर, यहां पे जो वेलोसिटी दोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा कितना, हाफ एम वी, कौन सा, एस्केप स्पीड ना, यहां पे स्पीड जो दोगे आप कितना दोगे सरफेस पे, वीई दोगे, एस्केप स्पीड। तो उस ऑब्जेक्ट का मास हमने एम ले लिया है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ। एक काम करूं, पहले के ई लिख देते हैं, फिर के ई प्लस पी, यहां के ई 1 प्लस पीई 1, ठीक है, के ई 1 प्लस पीई 1, 1 कहां पे लिया, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा तब यहाँ पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वीई का स्क्वायर, जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं यही तो निकालना चाह रहे हैं ना, वी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बताइए ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अभी अभी हमने क्वेश्चंस करे हैं उसी पे, माइनस जी एम एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, दोनों लेना है ना, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें भाई, आर, आर कौन सा आर, रेडियस ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस जी मास ऑफ द अर्थ, ऑब्जेक्ट का, डिवाइड क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, माइनस जी एम एम बाई आर हो गया, बिकॉज हाइट तो इतनी हो जाएगी, ये हो गया हमारा 1, ओके। अब निकालते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आउटसाइड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरा वाला, ये तो 1 का लिख लो पहले, टोटल एनर्जी आउटसाइड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब जस्ट बाहर की बात करेंगे हम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंफिनिटी। हमारे लिए अर्थ के लिए क्या है वो, इंफिनिटी है, तो उसको नंबर 2 दे देंगे, टोटल एनर्जी कहां पे, 2 पे, या फिर सिंपली इंफिनिटी कर दें तो 2 भी चलेगा। चलो वहां की भी हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, प्लस वहां की भी क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या चाहते हैं, हम मिनिमम एस्केप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, क्या, मिनिमम, मैक्सिमम तो चाहे जितना भी निकाल दो, मिनिमम क्या होगा एस्केप, मिनिमम का मतलब इतना कम से कम दे दें कि जस्ट वहां पे पहुंच जाए, मतलब वहां पे पहुंच जाए, इसका मतलब वहां पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, और अगर एक्स्ट्रा देंगे तो वहां पे और ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा, है ना, और ज्यादा देंगे तो वहां पे और ज्यादा मिलेगा। तो मिनिमम का मतलब है जस्ट वहां पे क्या हो जाए, वो जाके पहुंच जाए, तो पहुंच जाने का मतलब वहां पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाना चाहिए, 0। बात आ रही समझ में, यहां से जो हम लोग भेज रहे हैं मिनिमम एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो इतनी कम से कम दे दें कि वो वहां जाके पहुंच जाए मतलब ऐसे जाकर के वहां पे बस पहुंच जाए, है ना, पहुंच जाने के बाद वहां की उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। और एक्स्ट्रा दोगे तो शायद वहां और एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो वो मूव करके चला जाएगा, लेकिन हम मिनिमम निकाल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस जी एम, यहां तक सबको आता है, फिर एम आर, व्हाट विल बी आर, हाँ R1 कितना होएगा, किसी एक पार्टिकल का निकाल रहे हैं ना हम, कहां पर निकाल रहे हैं, जस्ट स्पेस के बाहर, जस्ट स्पेस के बाहर इंफिनिटी, मतलब जस्ट स्पेस के बाहर क्या कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा वहां पर, नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी तभी मिलेगा ना ग्रेविटेशनल, जब उसके अंदर रहेगा, उसके जोन में रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा, उसके बाहर निकल गया तो नो पोटेंशियल एनर्जी। बात आई समझ में, ठीक है। अब लिखिए, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। तो ये हो जाएगा कितना, हाफ एम वी ई का स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ द अर्थ एम बाई आर ई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम वी ई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी एम एम बाई आर ई का स्क्वायर, और सो v कितना हो जाएगा,
VE का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी एम एम बाई आर ई का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई एम, एम एम कट जाएगा, जी एम बाई आर ई का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं कटेगा, ठीक। अरे यार आर ई स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है भाई, मैं सोच रहा हूं कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आर है ना सिर्फ, ये आर है ना, आर ई। हाँ, अब क्या करें, आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा कितना, जी एम बाई आर ई का स्क्वायर इंटू 2 इंटू आर ई। जी एम बाई आर ई को स्क्वायर को अब क्या लिख सकते हैं हम, क्या जी एम बाई आर ई का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी, यस। तो ये बेसिकली कितना हो गया, 2g आर ई, ये हो गया वीई का स्क्वायर। ओके, सो फाइनली वीई कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2g आर ई। सब पता है ना हमें, टू भी पता है, जी का वैल्यू 9.81 पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ का वैल्यू पता है हमें 6400 किलोमीटर, ठीक है। और जब इसको रख के पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे दिख रहा है ये, VE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g/e। सो VE कितना हो जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर पर सेकेंड, तो कम से कम कितना किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर सरफेस ऑफ द अर्थ से फेंकेंगे तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। ये एक आइडियल है, एग्जैक्ट एक्चुअल में इससे भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में और भी लॉसेस ऑफ एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी है और विंड के अगेंस्ट फ्रिक्शन वाला लगेगा, बहुत सारे अलग अलग लगेंगे, तो ये एक आइडियल आ गया। तो आइडियल स्केप वेलोसिटी कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो अगर इस स्पीड से सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर आप फेंकते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। अगर इससे ज्यादा एनर्जी से देंगे तो क्या होगा, वहां उसके पास और एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगा, तो फिर वहां पे ऐसे नहीं पहुंचेगा, वहां से दौड़ के निकलेगा वो, है ना। और ज्यादा देगा तो और ज्यादा तेज निकलेगा। अब ये बताओ, किसी सैटेलाइट को किसी दूसरे जैसे मंगल ग्रह पे भेजना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि उसको सिर्फ निकलना ही नहीं, निकल करके भागना भी है, दूसरी तरफ जाना भी है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार इसके ग्रेविटेशन से बाहर निकल गया तो जो भी वेलोसिटी वहां पे एक्वायर करेगा फिर उसको अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अब वहां उसको रोकने वाला कोई नहीं, कोई ग्रेविटी अपनी तरफ नहीं खींच रहा जिसके अगेंस्ट उसको काम करना पड़ेगा। अब उसका मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा वहां पर। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो वो अपना दनदनाते हुए निकलते चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी आ गया, नोट कर लिया, कोई दिक्कत एन आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये हमारा एस्केप स्पीड आ गया है, एस्केप वेलोसिटी आ गया है, ये सब कैलकुलेट करके इतना 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 आया, मैंने कितना आराम से निकाल दिया, छोटा सा इसमें कर रहा था मैं इसको थोड़ा, लेकिन पूरा काम नहीं हो पाया था। ये एक करते हैं एंड देन फिर छुट्टी। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के करना है यहां पर।
कैसे होएगा? कैसे होएगा बाबा? टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर ऑफ रडाई इक्वल रडाई, ठीक है, कैपिटल आर, बट मास अलग अलग है, एक का कैपिटल एम है और एक का 4m है। हैव ए सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना के बराबर है? 6r के बराबर है, एज शोन इन फिगर 7.10। नो फिगर, नो फिगर तो मैं हूं ना। दोनों इक्वल रडाई है ना, बराबर बराबर है। ओके, इसका भी रेडियस कितना है? कैपिटल आर, और इसका भी रेडियस कितना है? कैपिटल आर, लेकिन मास इसका m है तो उसका क्या है? 4m है। और ऐसे सेपरेशन कितना दिखा रहा है? सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना है? 6r। इसका मतलब ये r तो बीच में कितना होगा? 4r। सरफेस टू सरफेस कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं? A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of m, ठीक है, इसके ऊपर से फेंका जाएगा डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर। यहां से फेंकेगा, किसी मास को इधर फेंकना है, ओके, स्मॉल m को फेंकना है तो कुछ वेलोसिटी से फेंकेगा ना, किधर? दूसरे वाले की तरफ। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड, मतलब क्या भाई? मिनिमम एस्केप स्पीड निकालना है, कितना मिनिमम स्पीड से यहां से फेंकेंगे सो दैट इट विल रीचेज टू दी सेकेंड सरफेस। लेकिन मैं बता दूं पहले ही, 50% पिछले क्वेश्चन जैसा, 50% उस जैसा नहीं है। हाँ, प्रोजेक्टाइल तो जब सरफेस पे ऐसे जाके टक से गिर जाता है तब होता है, ये तो अपने पे थोड़ी गिरेगा, ये तो बाहर निकल रहा है ना, तो एस्केप स्पीड वाला लगेगा, प्रोजेक्टाइल तो लगेगा ही नहीं। बाहर, इसके बाहर फेंक करके कहां पहुंचा देगा? वहां पहुंचा देगा। सोचिए कैसे होगा। कैसे करें? एक चीज तो क्लियर है भाई कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन बिकॉज स्केप स्पीड के लिए अभी जो हमने सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर अर्थ से हमें स्केप कराना है, बाहर निकालना है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो हमें इतनी एनर्जी यहाँ पे दे देंगे कि इसकी एनर्जी जो इसके इफेक्ट में है वहां से वो आगे निकल जाए, ठीक है। सिर्फ निकालना था तो हमने दोनों जगह एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी थी। यहाँ पे आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा? और या मिनिमम हमारा थ्रेशोल्ड क्या रहेगा? हाँ, कहाँ कहाँ पे? ऑब्जेक्ट तो यहीं पे तक पहुंचेगा ना, सेंटर तक की तो कोई बात ही नहीं है। फेंक कहाँ रहे हैं? फेंक यहां से रहे हैं तो एक नंबर तो आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया। पहला कहां से आपको करना है, दूसरा कहां पे होगा ये सोचना है अब आपको। यहां पे दूसरा नंबर, यहां पे। व्हाट डू यू थिंक? आप तीनों भी बताइए, सबका देखते हैं कहां होना चाहिए। पहला पॉइंट ऑफकोर्स जहां से फेंक रहे हैं, दूसरा पहुंचाना था हमें ऑन द सरफेस ऑफ द दूसरा ऑब्जेक्ट, तो एज पर सयान दूसरा हमें कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए। और आप लोग बताइए क्या आपका सोचना है कि दूसरा हम किसके बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं? हमारा मोटिव क्या है? इसके सरफेस से फेंकना है और उसके सरफेस पे पहुंचाना है। सेंटर पे कैसे पहुंचाओगे? इस सरफेस पे पहुंचाओगे, अंदर तोड़ के थोड़ी घुसेगा।
कहाँ, एक मिनट, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ मास एम डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेकंड स्फीयर। तो उधर की तरफ फेंक रहा है, उसके सेंटर पे कैसे जाएगा बाबा? टुवर्ड्स मतलब एकदम सीधी सीधी लाइन में, ऐसे नहीं कि ऐसे फेंक के ऐसे पहुंचाएंगे, मतलब सीधी लाइन में, वो कह रहा है वो। Obtain expression for the minimum speed of the project so that it reaches the surface of the second sphere। अरे क्लियर लिखा हुआ है, दूसरे के इस पे जाना चाहिए, सरफेस पे। अंदर ही घुसने का मतलब है कि फिर मशीन लेकर के जाना पड़ेगा उसे, खुदाई करते हुए फिर अंदर जाएंगे। तुम लोग कुछ नहीं बता रहे अभी तक, कुछ तो बताओ दूसरा कहाँ पे करना है। सैन ने कहा दूसरा कहाँ पे होगा, दूसरे वाले सरफेस पे। आकांक्षा, व्हाट डू यू थिंक? स्नेहा, कहां पहुंचाना है हमें? चलो आसान तरीके से पहुंचते हैं, कहां पहुंचाना है? दूसरे वाले के सरफेस पे। मान लो किसी चीज को कहीं और से अर्थ के ऊपर फेंकना है, तो हमारा टारगेट कहां होना चाहिए? चलो अर्थ वाला तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर पहुंचने के लिए टारगेट कहां पे होना चाहिए? मैं बताऊं टारगेट कहां होना चाहिए? टारगेट वहां होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है जब इसको फेंकेंगे तो ये बेसिकली इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल करके सिर्फ उसके कम से कम ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंच जाए। एक बार सिर्फ उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगा? उसको खींच लेगा। हमें उसके सरफेस पे पहुंचाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर तो कर जाए। मान लो अभी तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, अगर हमारे पास ऐसा है, ये एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, एक ये है, ठीक है, बड़ा सा, मान लीजिए एक पहला मून इधर है, दूसरा मून इधर है, ठीक है, यहां से किसी चीज को फेंकना है, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल स्पेस यहां तक है, ठीक है, इसकी इंफिनिटी यहां पे खत्म हो जाती है, इसकी इंफिनिटी यहां तक खत्म हो जाती है, ओके, इसकी इंफिनिटी यहां पे खत्म हो जाती है। तो आप इसको सिर्फ इसके स्पेस से निकालने के लिए आपको कहां तक फेंकना होता है? यहां तक फेंकना होता है, क्योंकि इसके बीच में कहीं फेंकोगे तो वापस क्या कर लेगा? ये वापस गिर जाएगा, खींच चला जाएगा नीचे की तरफ, राइट। हम सिर्फ इससे यहां पे पहुंचा देंगे, लेकिन इसमें यहां तक पहुंचाने से भी काम नहीं चलेगा, इसके सरफेस पे नहीं जाएगा, और ना ही तो आपको यहां तक पहुंचाने की जरूरत है, आपको सिंपली क्या पहुंचाने की जरूरत है? इसके सरफेस के, सॉरी नॉट सरफेस, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पहुंचाने की जरूरत है। एक बार यहां से फेंक के यहां तक पहुंचा दिया तो ऑटोमेटिकली बाकी तो ये खींच ही लेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड का तो काम वही है ना, इसके स्पेस में जो भी चीज आएगा उसको क्या करेगा? अपने तरफ खींच लेगा। तो यहां पहुंचाने के लिए आपका टारगेट क्या रहेगा? यहां से फेंक करके इसके फील्ड में पहुंचा दो। यही है ना बात, समझ में आ गया? कहां पे पहला होना चाहिए, कहां पे दूसरा होना चाहिए। एक बार आपका लुढ़कते हुए भी यहां पहुंच जाएगा तो बाकी क्या करेगा? ये खींच लेगा, आपको स्पीड देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार एंटर कर जाए इसके ग्रेविटेशनल फील्ड, बाकी ये तो खुद ही खींच लेगा। तो अपने आप सरफेस पे पहुंच जाना ही पहुंच जाना है, राइट। अब यहां का केस कैसा है? देखिए यहां का केस अलग है थोड़ा। यहां का केस क्या है? दोनों बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, दोनों बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत कम दूरी पर है। कम दूरी पर है इसका मतलब क्या है? इसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? इतना बड़ा होगा, और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? इतना बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके भी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, लेकिन और इसके भी ग्रेविटेशनल फील्ड में है। बात आई समझ में? यस, हाँ अट्रैक्ट होंगे, हाँ तो अट्रैक्ट तो होते हैं, अभी आगे और चल करके और पढ़ेंगे हम लोग। अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन होने की वजह से दोनों जब एक दूसरे को फोर्स ऐसे करके खींचते हैं ना, मान लो ना ऐसे दो बंदे को हाथ पकड़ के खींचो, वो उधर है वो उधर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मोशन दे दिया, अभी ये रुका हुआ नहीं है, इसको मोशन में देते हैं, एक बार मोशन दे देते हैं, दोनों एक दूसरे को खींचता है, दोनों एक दूसरे को खींचता है, लेकिन कभी एक दूसरे तरफ नहीं आता, वो क्या हो जाता है? रोटेट करने लगता है। ऐसे सिचुएशन में ये क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। मून और अर्थ अब तक क्या दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना, लेकिन ये दोनों टकराते क्यों नहीं है? क्योंकि मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, ये रोटेट करता है। जैसे वो गेम खेलते हो ना बच्चे का, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, लेकिन दोनों जब घूम रहे होते हैं तो वो जो बीच वाला जो फोर्स होता है ना, बेसिकली वो फोर्स एक दूसरे वो खींचते नहीं है, वो बेसिकली उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसका मोशन कैसा हो जाता है? सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो वही ऐसे में होगा, ये रुका हुआ नहीं है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए दिया गया है। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी सिचुएशन देखिए क्या है। अभी जो ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली खुद के ग्रेविटेशनल फील्ड में भी है और इसके भी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, लेकिन
ये इसके नजदीक है तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कम है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पर है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इसको यहां पे पहुंचाना चाहते हैं तो सोचो हमें किस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। हमें वैसे पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा जहां दोनों बराबर हो जाए और थोड़ा सा एक स्टेप उधर जाए तो उसका आ जाए, उसका ज्यादा हो जाए। तो एक बार उसके ज्यादा वाले फील्ड में घुस गया तो आराम से क्या होगा, उधर की तरफ खींच जाएगा। हालांकि इसके भी सरफेस पे इसका भी फील्ड होगा और खुद का भी होगा, लेकिन किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, तो नेट इधर की तरफ रहेगा। तो आपका मेन अब मोटिव क्या रहेगा, आप समझ जाओ। बीच में हम एक ऐसा पॉइंट निकाले जहां पे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और अगर इसको फेंक करके उस बराबर तक पहुंचा दिया, जस्ट लुढ़क के पहुंच दिया, तो हल्का सा भी थोड़ा सा इधर एंटर करेगा तो इसका ज्यादा हो जाएगा, और जैसे इसका ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो हमें क्या निकालना है, बीच का एक न्यूट्रल पॉइंट निकालना है जहां पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ये ओ पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा पॉइंट निकालेंगे, इसका इसकी पोटेंशियल एनर्जी सॉरी इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड, कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिकल फोर्स जो होता है जेएमएम बाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, जेएमएम बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग मान लेते हैं, चलो यहां से यहां तक स्मॉल आर मान लेते हैं, ये वही आर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कितना होगा, चलिए कैलकुलेट कर देख के देखते हैं। पहले इसकी वजह से देखते हैं, इसकी वजह से कितना होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे स्मॉल एम और यहाँ पे कैपिटल एम, तो ये हो जाएगा जी एम एम बाई इसका हो जाएगा आर स्क्वायर, कितना होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जी एम दोनों का मास अलग अलग है ना, लेकिन ये एम है, ये एम डैश है, राइट, डिवाइड बाई इसका कितना हो जाएगा, देखो टोटल कितना है, यहां से यहां तक तो इसका आर है, और ये कितना बचेगा, टोटल 6 आर था, नहीं 6 आर तो यहां से यहां तक था ना, और यहां से यहां तक 4 बचेगा। 4 में से हमने स्मॉल आर ले लिया तो कितना बचेगा, 4 माइनस स्मॉल आर, और टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस ये हो जाएगा 4 आर माइनस आर, है ना, ये सही है, इतना का स्क्वायर है ना, उसका खुद का भी आर है, प्लस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 आर में से स्मॉल आर निकल जाएगा, ये बेसिकली हो गया, एम एम काट देता हूं मैं, जी एम आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम डैश कितना है, एम डैश दिया हुआ है 4 टाइम्स ऑफ एम, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 5 आर माइनस आर, 5 आर माइनस आर का होल स्क्वायर, एम जी भी कट गया, ये भी कट गया। ओके, अब इसको इधर लेके जाते हैं, 5 कैपिटल आर माइनस आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 4, ऐसे ही हुआ ना, इसको इधर लिया है तो इधर ही रहने दिया, उधर सिर्फ 4 बचा है, वो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 5 आर माइनस आर बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू 2। ओके, प्लस माइनस 2 होता है तभी हम लोग प्लस लेते हैं, तो 5 आर माइनस आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, तो 2 स्मॉल आर को एक साथ ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 आर, 5 2, ये भी कितना हो जाएगा, 3 आर, 3 कट जाए, स्मॉल आर कितना के बराबर है, कैपिटल आर। सो बेसिकली यहां से कितने दूरी पे है, ये कैपिटल आर दूरी पे है। मिल गया दूसरा पॉइंट। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या निकाल देना है, टोटल एनर्जी को कंजर्व कर देना है, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी को इक्वल करके कर देंगे। तो पहले हमें न्यूट्रल पॉइंट निकालना था, चलिए नोट कर लीजिए, फिर फटाफट 2 मिनट में कर लेते हैं उसको। ब्लू वाला तो इसमें दिखता नहीं है, हाँ बताओ, ये वाला स्मॉल एम तो कट गया, जी एम, एम डैश तो 4 एम हो गया ना, लिखा हुआ है वहां पे,
दूसरे वाले का मास 4 टाइम्स ऑफ m, तो m कट गया तो 4 बच जाएगा। हमारा न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इतनी वेलोसिटी दे दें कि न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंच जाए। एक बार न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसका मतलब उधर एंटर करेगा, वो खींच लेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके सरफेस पे पहुंच जाएगा। चलिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों जगह एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। कहां पे, अब 2 नंबर पहुंच मिल गया ना हमें, 2 नंबर कहां हो गया, ये बीच में। तो टोटल एनर्जी एट 1 शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। अब 1 पे निकालते हैं टोटल एनर्जी, क्या क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 2 पोटेंशियल एनर्जी एट 2। अब यहां भी खेल होगा, अब यहां पर भी खेल होगा। काइनेटिक एनर्जी तो बहुत इजी, हमें क्या निकालना था, हाफ m ve का स्क्वायर। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी है, अरे जीरो कैसे, सरफेस पे जीरो थोड़ी होगा पोटेंशियल एनर्जी, जी होता है, निकालना पड़ेगा GMM बाई R करके। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, यहां सिर्फ इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, उसके वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि उसके भी फील्ड में है ना। बात आई समझ में, इसीलिए इससे पहले वो वाला कराना जरूरी था। अभी ये खुद के पोटेंशियल एनर्जी में तो है ही, लेकिन ये उसके भी क्षेत्र में है, उसके भी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो उसके वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगा। तो पहले इसके वजह से क्या फॉर्मूला होता है, माइनस GMM बाई क्या होता है, RE होता है, R होता है बेसिकली। तो ये तो कितना के बराबर है, RE के बराबर है। अब उसके वजह से बताइए, पहले वाला हो गया, दूसरे वाले की वजह से G4M हो जाएगा, डिवाइड बाई यहां से कितनी दूरी है वो उसका, ये R है और ये कितना था 4, टोटल 5R। सिर्फ R लिखना था, RE हमने क्यों डाल दिया, 5। ये हो गया एक नंबर का। दूसरे नंबर की बात करते हैं अब, वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, 0, सिंपली वहां पे पहुंच जाए। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों का होगा, ठीक है, इसका भी है और उसका भी है, लेकिन दोनों का न्यूट्रल है, तो क्या होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कैंसिल आउट करना चाहिए, या फिर कैलकुलेट करके दिखा दे, क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। इसकी वजह से कितना होगा, माइनस G कैपिटल M, इसकी डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक R, और ये कितना निकाला था हमने R, तो कितना हो गया था ये 2R। और उसकी वजह से बताइए, माइनस G मास कितना है 4M, उसका डिस्टेंस बताइए, ये R है, टोटल 4 था, 4 में से एक खत्म हो गया, तो कितना बचेगा 3, 3 एक 4 ही R हो गया ना। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, देखो जरा, G इंटू कैपिटल M, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 4R, 4R में से एक 3R, 3 एक 4R, ठीक है। और पीछे वाले केस में, अच्छा वहां पे फोर्स 0 है, पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होंगे। अच्छा हुआ कि 0 नहीं करा हमने। एनीवे चलिए निकालते हैं जरा सा फिर से वापस, अगर हम लोग देखना चाहते हैं, माइनस G, इसका मास कितना है M है, डिवाइड बाई इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके सेंटर से, R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। अब उसकी वजह से निकालेंगे, माइनस G, इसका मास कितना है 4 टाइम्स ऑफ M, और डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, इसका R तो खुद है, ये टोटल 4R है, 4R में से एक R निकल गया, तो कितना बचेगा 3R, 3R प्लस R कितना हो जाएगा 4R। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, हाफ M VE का स्क्वायर, तो G M भी तो नोट करना, सब में लगाना है, तो G M बाई R कॉमन ले ले, G MM बाई R कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 प्लस 4/5, और उस साइड भी माइनस G
m बाई आर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1/2 प्लस 1, हाँ m भी आएगा, हाफ m v e का स्क्वायर, 5 5 4 9, 9/5, 9/5 g m बाई आर, और दूसरी साइड 3/2 तो 3/4 जी m बाई आर, यहाँ पे आर। तो सैटेलाइट के बारे में आपको पता ही होगा, सारे सैटेलाइट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून है, ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्यभट्टा से स्टार्ट हुआ था 1975 में, इंडिया ने सबसे पहला सैटेलाइट डाला था, एंड देन फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स जा चुके हैं इंडिया की तरफ से, बाकी अदर कंट्री वाले ने तो डाला ही है। इनके एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं, इंटरनेट्स के लिए होते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशंस के लिए होते हैं, ओके। बट ये काम कैसे करते हैं, तो काम ऐसे करते हैं, ठीक है। ये सारे बेसिकली एप्लीकेशंस आप देख सकते होंगे, इंटरनेट के लिए भी हो सकता है, फोन के लिए हो सकता है ना, ये सारी चीजें हैं। मौसम विभाग की जानकारी के लिए बहुत सारा मल्टीपल इसके काम है, ब्रॉडकास्टिंग वन ऑफ देम होता है, वो सब चीज के लिए। बट ये कैसे कैसे क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ये है कि सैटेलाइट को अर्थ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ले आकर के एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ उसको वहां पर छोड़ दिया जाता है, एंड देन फिर वो क्या करता है, रोटेट करता है। अब वही क्वेश्चन आती है कि ये नीचे क्यों नहीं गिरता, और तो वहां पर भी खींच रहा है, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशन के इसमें है ये, ठीक है, ग्रेविटेशन से बाहर नहीं है। स्पेस अलग बात है, एटमॉस्फेयर खत्म हो गया है, एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर से बाहर भी हो सकता है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है बट अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट वहां पर है, तो इसको नीचे क्यों नहीं गिरता, ठीक है। तो वही आपको मैं एक ये देता हूं, दो बंदे क्या कर लो, ठीक है, एक हेवी बंदे को ले लो, एक बच्चे को ले लो, और बच्चे को अपनी तरफ खींचो और बच्चे को कहो इधर रोटेट करने के लिए, तो आपकी तरफ कभी नहीं आएगा, वो क्या होगा, इधर रोटेट करेगा। और उसके लिए ऐसा लगता है कि वो गिर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, लेकिन वो गिरना ही उसका कैसा मोशन हो जाता है, एक सर्कुलर मोशन अभी हम लोग मान करके चल रहे हैं, ठीक है। इसका पाथ कैसा मान करके चलते हैं, सर्कुलर, ऑल्दो इसका इलेप्टिकल जैसा कुछ होता है, बट एनीवे अभी हम लोग यहां पर ऐसे करेंगे। अब सर्कुलर मोशन होता है कैसे है, सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी होता है, सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने पढ़ा है कौन सा, सेकेंड वाले चैप्टर, थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, 2 डायमेंशनल मोशन में सर्कुलर मोशन। तो कौन सा फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, जिससे आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ होता है, नॉट अवे फ्रॉम द सेंटर, इट्स रेडियल, लेकिन इनवर्ड्स होता है, ओके। आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत घुमा देगा, यहाँ पे खाली लिखेगा कि नहीं रेडियल होता है, तो नहीं, रेडियल सिर्फ नहीं होता है, रेडियली इनवर्ड होता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, ओके। तो वो जो रेडियल फोर्स है, वो जो फोर्स लगता है, जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है अभी फिलहाल, ठीक है, यहाँ पे अगर इसका रोटेशनल मोशन होना है, तो रोटेशनल मोशन होने के लिए क्या लगना चाहिए, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, तभी इसका रोटेशनल मोशन होगा। कौन सा फोर्स लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये जो आप खींच रहा है ना अर्थ इसको अपनी तरफ, हालांकि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, बट मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज, सो इट वोंट मूव। पढ़ते हैं ना हम लोग, दोनों का मास, वो जो फॉर्मूला जब हमारा स्टार्ट होता है ग्रेविटेशन वाला, फोर्स इज इक्वल टू कितना, जी एम बाई आर स्क्वायर, दोनों के ऊपर इतना ही है। लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉल एम निकालेंगे तो जी एम बाई क्या, आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम, ये कट जाएगा, क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको मिलता है। लेकिन वही आप अर्थ के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम, ये कट गया, एंड दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, कैपिटल जी 10 टू द पावर माइनस 11, मास 2 kg, रेडियस डिस्टेंस बहुत बड़ा जो कि डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए बड़ा मास आपका नहीं घूमता, नहीं मूव करता। वो अब सन के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है, वहां सन का मास बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहां पे वो हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स बेसिकली इस सैटेलाइट पे लगा रहा है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स इस सैटेलाइट को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है,
और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसका क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इसको एक वेलोसिटी भी दी जाती है यहाँ पर, चाहे इधर से रोटेट कर रहा हो चाहे इधर से रोटेट कर रहा हो, ठीक है। तो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है फॉर्मूला, Gmm/r²। तो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। लेकिन ये जो हाइट है ना, हम नापते हैं सरफेस से, कि सरफेस से कितने हाइट पे सैटेलाइट को रखा गया है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मास ऑफ द अर्थ स्मॉल मास ऑफ द सैटेलाइट, इसको लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर। ये हो सकता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नोट कीजिए, अब इसको लिख सकते हैं आर ई प्लस h का होल स्क्वायर। h इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और टोटल स्मॉल r कितना होता है, सेंटर से लेके उस सैटेलाइट तक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर ई प्लस h, ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम भी बना लो ऊपर वाला। ठीक है। अब बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। तो पुट कर दें, एफ सी हमने यहां जो निकाला Gm/r/e प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू v²/r/e प्लस h, ठीक है। स्मॉल m कट जाएगा, एक r e प्लस h कट जाएगा, तो यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट मिल गया। कितना होगा ये, Gme/re प्लस h, ठीक है। एंड द वेलोसिटी विल बी कितना, कैपिटल Gme/re ऊपर जाएगा प्लस re प्लस h, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, किस वेलोसिटी से वो घूमेगा। या फिर ये भी नहीं, इसको दो तरीके से कहते हैं, चलो पहले नोट कर लो। So what is the relation between velocity and r? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर कहिए जैसे जैसे आप रेडियस कम करोगे, मतलब अर्थ से हाइट कम करोगे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, अब इसको दो तरीके से हम समझते हैं। क्या है वो तरीका, कि अगर हम किसी सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट पे रखना चाहते हैं, समझे, किसी भी सैटेलाइट को अगर एक किसी पर्टिकुलर हाइट पर रखना चाहते हैं, तो हमें एक मिनिमम वेलोसिटी उसको वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने उससे कम वेलोसिटी दिया, कम वेलोसिटी दोगे तो हाइट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो एडजस्ट कर लेगा। वेलोसिटी कम दोगे तो थोड़ा हाइट ऊपर चला जाएगा, एंड देन फिर वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। और वेलोसिटी ज्यादा दे दिया तो कम हाइट पे जाकर के वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। तो इसका मतलब आपको पहले से फिक्स करना पड़ेगा, साइंटिस्ट को पहले से ये फिक्स करना पड़ेगा, इस वाले सैटेलाइट को मुझे इतने हाइट पे रखना है तो इतना वेलोसिटी मुझे देना पड़ेगा। कम देंगे तो और ऊपर चला जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी। और मालूम हुआ जो चीज हमें देखना है अर्थ के ऊपर, हाइट ज्यादा बढ़ने की वजह से हमारा उसके अंदर जो भी सिस्टम है, सेंसर है, वो काम नहीं करेगा। तो आपको
पर्टिकुलर अगर हाइट है तो वेलोसिटी उतना फिक्स करके आपको वहां पर उस पर्टिकुलर हाइट पे, उस हाइट को बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं यार, पूरा स्मॉल आर क्या कहलाया जाएगा, ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में ये रोटेट करता है। तो आपने कम वेलोसिटी दिया तो रेडियल जो डिस्टेंस है, हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर ज्यादा दिया तो कम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर, अच्छा उससे उससे कहीं कम दिया, कमी हाइट पे है, अगर आपने उतना एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं दे पाया तो शायद वहीं से गिर जाए, वो फिर मूव ना कर पाए, है ना। तो ये सारी चीजें, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझना है आपको कि सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको 12th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ना होता है। सोचो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। एक तरह से यूनिवर्स का पार्ट है ना, सन के चारों तरफ कैसे चक्कर लगा रहा है, अर्थ के चारों तरफ बाकी चक्कर क्या लगा रहा है। तो जितना बड़ा जाते हैं उसका भी मेथड वही होता है स्टडी, और जितना छोटा जा रहे हैं, माइक्रो की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मूव करता है ना, सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस होता है और इस तरह से अपने अपने ऑर्बिट में ये रोटेट करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट वहां चला जाता है। यहाँ मास के बीच में होता है, वहां चार्जेस के बीच में होता है। तो ये चीज आप अच्छे से समझिएगा जरा सा, ओके। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों एक दूसरे को अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। चलिए यहां तक नोट कर लिया। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम का मतलब एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम निकालना है। कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या, एक अर्थ का पूरा चक्कर लगाना। तो डिस्टेंस अपॉन क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी था, जो भी बोल रहे हैं हम, यही होगा ना। व्हाट इज इट्स डिस्टेंस, 2 पाई स्मॉल आर, राइट। 2 पाई आर डिवाइड बाई क्या, स्पीड। 2 पाई आर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर ई प्लस एच, और v का वैल्यू यहां पे है हमारे पास, कितना है, जी एम ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच। कोई दिक्कत, चलिए नोट करते चलिए। टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, सैटेलाइट अर्थ का जो एक चक्कर लगा लेगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, टी स्क्वायर करेंगे यहां पर। तो हम थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बचपना में मतलब हर एक चीज लिखा जाता था, यहाँ चलेगा। और अगर आपको एग्जाम में कॉपी भरना हो तो फिर लिखते रहिए सब कुछ, अदरवाइज टू द पॉइंट भी लिखेगा। एज पर मार्क्स, 2 मार्क्स का तो कितना लिखना है, 3 मार्क्स का कैसे लिखना है, उस हिसाब से। तो स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर टू स्क्वायर हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, अभी हम इसको स्मॉल आर लिखते हैं यहाँ पे फिलहाल, कोई दिक्कत तो नहीं, बाद में हम आर ई प्लस एच कर देंगे, ठीक है। 4 आर ई प्लस एच को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना, जी एम ई वाई आर ई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। जब भी हमें कन्वर्ट करना होगा हाइट के टर्म में, तो फिर हम उसको टोटल आर को आर ई प्लस क्या लिख देंगे, हम एच लिख देंगे। एच इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। और पूरा स्मॉल आर क्या होता है, पूरा डिस्टेंस है। हाँ, स्मॉल आर इज द पूरा डिस्टेंस, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो स्मॉल आर को हम लोग लिख सकते हैं ना, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। हाँ वही लिखा ना, स्मॉल आर। अच्छा ई कर दिया मैंने क्या, राइट राइट राइट, सिर्फ स्मॉल आर होगा, वो स्मॉल आर होगा। अच्छा भाई, अरे चलो, स्मॉल आर है वो, क्या है ये, जी एम ई अपॉन स्मॉल आर, ओके। इधर मैं रब कर दूं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर, ये आर ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, आर क्यूब, और नीचे कितना हो जाएगा, जी एम ई। कैन वी राइट लाइक दिस, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द
रेडियल डिस्टेंस? कभी पढ़ा था ऐसा? याद करो, कहीं पढ़ा था कुछ इस तरह से रिलेटेड? क्या याद? हाँ, केपलर्स के कितने लॉ थे? पहला लॉ क्या था? ऑर्बिटल वाला, मतलब कि जो सैटेलाइट होगा जिसका भी है, तो वो जिस चक्कर में रोटेट करेगा, तो जिसके अबाउट रोटेट करेगा, वो दो सेंटर में से किसी एक सेंटर पे होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि एलिप्स का फोकस होता है। दूसरा क्या था कि रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। उससे रेडियल डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखा था। ज्यादा रेडियस का मतलब कम स्पीड, कम रेडियस का मतलब ज्यादा स्पीड, अभी अभी भी मिला हमें उससे। तीसरा क्या था? तीसरा लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड में डायरेक्ट लिखा था, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियल डिस्टेंस। यहां आगे प्रूव हुआ है, वहां उन्होंने सिर्फ लिख दिया था और हमने सिर्फ पढ़ लिया था। पहला टॉपिक है हमारा केपलर्स लॉ इस वाले इसका एक्सरसाइज का, ठीक है। तो तीसरा में क्या है, वहां सिर्फ डायरेक्ट पढ़ा था हमने कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियल डिस्टेंस। यहां पे प्रूफ हो गया। और यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट आर क्यूब, ये कांस्टेंट जो के है वो कितना के बराबर है? 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम ई के बराबर है, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो, ठीक है। ये आ गया। अब यहां से आप इस वाले रिलेशन से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। यहां पे ये जो आया होगा, यहां पे लिख देना केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ प्रूव। थर्ड लॉ प्रूव्ड। केपलर्स थर्ड लॉ प्रूव्ड, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड निकाल दिया। सो फाइनली टाइम पीरियड इज इक्वल टू, यहीं से कर सकते हैं हम लोग, या फिर चलो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर आर ई प्लस एच का कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? जी एम ई, राइट। अब जितना हाइट पे आप रखना चाहते हो सैटेलाइट को, उसके हिसाब से आप उसका टाइम आपको निकल जाएगा कि कितना टाइम लगाएगा वो अपना एक चक्कर लगाने, ठीक है। कितना हाइट पे आप सैटेलाइट को रखोगे तो उसके हिसाब से आप टाइम कैलकुलेट कर पाओगे कि वो अर्थ का जो चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाएगा। तो नॉर्मली बहुत सारे ऐसे हैं सैटेलाइट जो ऑलरेडी अभी यूज हो रहे हैं, जो 3 से 4 घंटे में क्या करते हैं? एक चक्कर ऑलरेडी लगाते हैं। तो आप पूरे 24 घंटे में 6-7 चक्कर लगा चुके होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जहां पर भी अगर उनको ऑब्जर्वेशन करना है, जनरली अमेरिका वाले करते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, गल्फ कंट्रीज में क्या चल रहा है, तो कई सारे सैटेलाइट छोड़ देते हैं। वो सैटेलाइट घूमते रहते हैं, एक के बाद एक पीछे वो आते रहता है, वो ऊपर से लेकर के सारा इंफॉर्मेशन देता रहता है, कहां पर कौन सी एक्टिविटी क्या हो रहा है। जैसे ईरान की इतनी सारी एक्टिविटी हो रही थी अभी जो चल रहा था न्यूज में, कैसे पता चला? इसी सैटेलाइट से पता चलता है। और कई सारे सैटेलाइट डाल देते हैं, एक सैटेलाइट को अगर 4 घंटा लगता है तो वैसे कई रख दिया, उसके पीछे वो सारा इंफॉर्मेशन देता रहता है। अब हम यहां से हम ये निकाल सकते हैं मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है ये टाइम किसी सैटेलाइट के लिए। मिनिमम से मिनिमम किसी सैटेलाइट के लिए कितना टाइम पीरियड हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आप उसको बहुत शॉर्ट हाइट पे रखा है आपने, बहुत शॉर्ट हाइट पे, कितना पे रखा आपने? बहुत शॉर्ट हाइट पे रखा है, तो टी मिनिमम की बात कर रहे हैं हम लोग, टी मिनिमम। तो जब रेडियस का वैल्यू क्या होना चाहिए? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस, है ना। टाइम रेडियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी आपको कम टाइम मिलेगा, कम टाइम में ही चक्कर लगा लेगा। तो मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है कि एच इतना कम हाइट ले ले कि आर ई के मुकाबले एच ऑलमोस्ट क्या हो जाए? 0, बट एग्जैक्ट 0 तो नहीं हो सकता, एक ऑलमोस्ट 0 हो जाए। तो एच हम क्या लेते हैं? ऑलमोस्ट क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं।
मतलब मिनिमम हाइट के लिए ऑन अर्थ सरफेस पे अगर रहेगा, ऑन अर्थ सरफेस पे रहेगा तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4π² RE³ डिवाइड बाई GME। ठीक है, तो इसको निकाल भी सकते हैं, 4π² इंटू RE, एक RE उधर भेज दिया, GME कितना? RE का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4π² 3.14 जो ना अराउंड आता है 10 के आसपास, तो ये अराउंड आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 6400 किलोमीटर, और नीचे हो जाता है 9.8 हो जाएगा GME/R², स्मॉल जी होता है। आइए, अब कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये करीब करीब आता है 1.5 घंटा के आसपास, 85 मिनट आता है। कितना आता है? 85 मिनट। मतलब 85 मिनट में क्या होगा, वो एक चक्कर लगा लेगा, अगर सैटेलाइट को आप अर्थ के बहुत ही नजदीक रखे हो तो। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए इसको। टाइम पीरियड में क्यूब वाला फॉर्मूला है, हाँ हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हाँ लिख सकते हैं, लेकिन क्यूब वाला दिखाना है हमें, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब। हैं। वो तो यहाँ दिखा हाँ, कैलकुलेशन के वक्त आप ऐसा करो ना, आसान है वो। तो R क्यों करना, R² करना पड़ेगा ना, मैंने वही किया है। नहीं, मैंने आर रखा है ना, R करने से क्या फायदा होगा? R² करोगे, RE का स्क्वायर अगर करोगे तो स्मॉल जी ले लोगे उसको, मैंने इसीलिए वो ऐसा किया है। नहीं इस वाली के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा। हाँ, बाकी के लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा का तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है उसका। अगर टाइम पीरियड लगाने को तो कुछ भी लिख दो, मतलब सही है नहीं वाला। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका फायदा ही नहीं होगा कुछ। R को दो जगह सेपरेट करने से क्या फायदा होगा? हाँ, इंटू ही होगा, बिल्कुल सारे मल्टीप्लाइड में ना, सारे मल्टीप्लाइड में। तो अगर मान लो कि आपने सैटेलाइट को अर्थ के बहुत ही नजदीक रखा है, तो कितना टाइम लगेगा वो एक चक्कर लगाने में? 85 मिनट में। इससे कम का कोई सैटेलाइट नहीं बन सकता, हालांकि इस पे भी नहीं बन सकता, अर्थ के सरफेस पे तो इतना नजदीक से तो कोई सैटेलाइट होगा भी नहीं, लेकिन मान लिया तो मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? 85 मिनट लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, इससे कम वाला कोई भी नहीं हो सकता, चाहे कोई भी तूफान बना लो आप, तो सैटेलाइट नहीं हो सकता। देन एक और टॉपिक है, खत्म कर लेते हैं इसको, लास्ट टॉपिक है। क्लियर है यार, कोई दिक्कत? ठीक है, तो डेरिवेशंस हैं ये। चलिए निकालते हैं एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। अरे एक चीज बताना था उसमें, छोटा सा, रुक जाओ थोड़ा सा। एक ऐसा सैटेलाइट बनाते हैं, हालांकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, ऐसा सैटेलाइट बता दे जिसका टाइम पीरियड 24 आवर के आसपास हो। तो मतलब जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है ना, उसके ऊपर वो भी उसके साथ साथ रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस कंट्री के ऊपर है उसी कंट्री को वो करता रहेगा। जैसे जैसे मतलब ये है ना हमारा, जैसे मान लो ऐसे गोल है पूरा दुनिया, यहाँ पे इंडिया है, इसके सैटेलाइट सामने इंडिया है, ये सैटेलाइट है इंडिया के ऊपर जस्ट। अब ये अर्थ भी तो रोटेट करता है, 24 घंटा लेता है अपना रोटेट करने में, और वो उसको अर्थ के ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, और वो भी एक चक्कर लगा रहा है कितना, 24 घंटे लेने में, और ये भी क्या होगा, ये भी 24 घंटे लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इस इंडिया के सामने वो जो सैटेलाइट है हमेशा स्टेशनरी दिखाई देगा, एकदम ऊपर दिखाई देगा। जैसे जैसे इंडिया घूमते घूमते जा रहा है, बिकॉज अर्थ रोटेट कर रहा है, तो सैटेलाइट भी साथ साथ घूम रहा है, तो ऐसे सैटेलाइट को बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोला जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जिसके ऊपर है उसको वो लगता है कि स्टेशनरी है, और ऐसे के लिए तो उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? उसका टाइम पीरियड कितना होगा बताओ? फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टाइम पीरियड कितना होगा बताओ फटाफट? 24 आवर। बोलो ना यार, कुछ भी 24 घंटे के आसपास होगा। और उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम फॉर्मूला हमें स्मॉल आर निकालना है, और स्मॉल आर मतलब फिर कैपिटल आर निकालेंगे, तो उसके लिए जो कैपिटल आता है वो अराउंड आता है 36,000 किलोमीटर। कितने दूरी पे रखना पड़ेगा? 36,000 किलोमीटर पे रखना पड़ेगा, अर्थ से 36,000 किलोमीटर पे रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन उसी फॉर्मूला में पुट करके रख लेंगे, टाइम पीरियड दे दिया तो आर निकाल लेंगे।
कोई जल्दी तो नहीं है ना, एक टॉपिक कर ले। ये हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर होता है। तो फॉर्मूला से आप, अरे मैंने आर गलत लिख दिया, आर नहीं लिखना है हमें, इसको एच लिखना है, हाइट एच लिखना है, आर मत करना उसको। हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। हाँ, बस 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट से भी कम में हो जाएगा। सब कुछ तो आ ही गया हमारे पास। चलिए यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं, हम एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट निकालेंगे। फटाफट डालिए तो, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बताइएगा कितना था? वेलोसिटी हमने निकाला था ना, वी स्क्वायर का वैल्यू बता देना। निकाला था वेलोसिटी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई स्मॉल आर में ही छोड़ देते हैं इसको। स्मॉल आर कितना है नीचे? आर ई प्लस एच, मतलब स्मॉल आर है ना, इतना ही था। तो ये हो जाएगा कितना? जी एम एम बाई आर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हो गया। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट? माइनस जी एम एम टू। यस, जी एम एम बाई क्या होता है? आर। ठीक है, फॉर्मूला होता था मास, दोनों मास और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर। ये हो जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी। क्या लग रहा है दोनों में? काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। वैल्यू में बात करते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उसका क्या है? आधा है ना, आधा। ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या होता है? कौन सी एनर्जी बोलते हैं उसको? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? जी एम मास ऑफ द अर्थ एम बाई 2r, और ये माइनस जी एम एम बाई आर। तो क्या ये इतना हो जाएगा? माइनस जी एम एम बाई 2r। हो जाएगा। इसका ये आधा है ना, माइनस वाले में से प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो आधा बचेगा। सो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना है अगर इसमें बोले। लेकिन जो टोटल एनर्जी निकाला वो नेगेटिव आया, और किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन है नेगेटिव। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी? डिस्कस करा था हमने। अगर किसी सैटेलाइट का टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? वो इट इज बाउंडेड विद दैट पर्टिकुलर मास। मतलब जो सैटेलाइट है वो अर्थ से क्या है? बाउंडेड है, अर्थ को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अर्थ को छोड़ के बाहर जाएगा तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? जितना इसके पास नेगेटिव एनर्जी है, टोटल एनर्जी। लास्ट क्लास में डिस्कस करा था हमने। ये माइनस है ना, माइनस जी एम बाई 2r। अगर इतना पॉजिटिव आपने दे दिया, टोटल एनर्जी को क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। अब वो अर्थ से बाउंडेड नहीं रहेगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो समझ जाओ, अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, तो जिस जगह से आप उसको एनर्जी दे रहे हो, चाहे हाइट से दे रहे हो, चाहे सरफेस से दे रहे हो, वहां की जो टोटल एनर्जी होगी, वहां जो टोटल एनर्जी माइनस आएगा, उतना पॉजिटिव दे दोगे तो वो वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम सरफेस के ऊपर से दे रहे हैं, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा।
एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, अगर उतना एनर्जी हमने उसको दे दिया तो वो अर्थ को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, और उसके भी बाहर निकालना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी और दे देंगे हम, बस डन, खेल खत्म, हमारा इस चैप्टर खत्म हो गया। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब करना। हाँ, ग्रेविटेशन से स्टार्ट करते हैं तुम्हें, ठीक है, ग्रेविटेशन